कैपिटल गेन खत्म चार्जिंग करके कैपिटल गेन का समापन करना है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन, अगर अपन कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन देखा जाए तो बी कैटेगरी चैप्टर है, बट बीइंग अ बी कैटेगरी चैप्टर स्टिल कभी कभार व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 ही क्या हो जाता है, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल जुलाई 21 का पेपर वन एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी किसका था, कैपिटल गेन, एंड इट वाज ऑफ 8 मार्क्स। अदर देन दैट इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल गेन, क्या कैपिटल गेन चैप्टर एग्जाम में आता है, तो जनरली आई वुड से कि एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो यू विल फाइंड। मैम ऐसा किसने बोला कि 4 मार्क्स का कंपलसरी आ ही जाएगा कैपिटल गेन का चैप्टर, तो ऐसा किसी ने बोला नहीं है। बट इफ यू नो पीजीबीपी, क्वेश्चन नंबर 1 इज पीजीबीपी, एवरीवन हैज डन पेपर एनालिसिस विथ मी, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 पीजीबीपी, उसमें भी तो कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट होता है। देन व्हेन इट कम्स टू असेसमेंट ऑफ इनकम, अगर मुझे क्या करना है, इनकम असेस करवानी है, तो उस असेसमेंट ऑफ इनकम में भी कैपिटल गेन के एडजस्टमेंट होते हैं। एंड अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लास्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यू विल फाइंड अबाउट कैपिटल गेन। तो एक चीज तो फॉर श्योर है कि एलिमेंट्री चैप्टर है, यस, बट बीइंग एन एलिमेंट्री चैप्टर, इसको अच्छे से मतलब ऐसे नहीं करना कि तुम इसके क्वेश्चंस लिख लिख के कर रहे हो, नॉट नीडेड। डू नॉट प्रैक्टिस राइटिंग में कैपिटल गेन के क्वेश्चन, यू शुड जस्ट हैव कैलकुलेटर एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग। फॉर्मेट यू ऑलरेडी नो, आईपीसीसी में भी यू हैव डन कैपिटल गेन चैप्टर, so what you have to do, just use your calculator for the purpose of completing the question, nothing else. Is that clear? यहाँ तक क्लियर है? चलो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कॉपी लो, उठाओ और जस्ट राइट व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर कैपिटल गेन। तुमने कभी तो पढ़ा है जीवन में, तो चार्जिंग सेक्शन क्या है वो लिखो, और कैपिटल गेन के लिए उन्होंने डेफिनेशन कुछ तो दे के रखी है, वो डेफिनेशन बस लिख दो। लेट मी चेक योर मेमोरी। देख देख के लिखना। तो फिर मुझे तो मेमोरी कुछ कैसे होगी ना निशाली? मुझे तो कुछ याद भी नहीं। लिखो लिखो। एक मिनट बस दे रही हो तुमको तुम्हारी मेमोरी को टटोलने के लिए। Done? And do not send me the chat message now. Specifically if I say write, तो you have to write in your copy. ठीक है, इधर मैसेज नहीं करना। ओके अफरीद, साक्षी, अफरीद वीडियो ऑन कर लो एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। ठीक है, नाउ डू नॉट राइट, स्पेसिफिकली आई एम सेइंग प्लीज डू नॉट राइट इन योर चैट सेक्शन, क्योंकि मैं नहीं चेक करूंगी अभी। चलो, अभी ना पूरा फोकस जस्ट यू नीड टू डू कहाँ पे, बोर्ड पे फोकस करना। कोई वर्ड टू वर्ड लर्निंग चाहिए क्या? डू आई नीड अ वर्ड टू वर्ड लर्निंग ऑफ माई कैपिटल गेन चैप्टर? माई आंसर टू यू इज अ बिग नो। You do not need word to word learning of anything in capital gain. That would be a complete waste of time. ठीक है? क्यों? Reason number 1. When it comes to reason number 1, when it comes to my capital gain, visible है सबको? ठीक है,
जब कैपिटल गेन की बात होती है तो सबसे पहली चीज, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है, कोई थ्योरी क्वेश्चन है ही नहीं इसका। इसके सारे क्वेश्चंस क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो व्हेन इट इज ऑल अबाउट माय प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्हाई आई नीड टू मग अप वर्ड टू वर्ड? आई जस्ट नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। मेरे को सिर्फ चैप्टर की क्या चाहिए यहाँ पे? अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रोविजंस मुझे रटे हुए होने चाहिए। आई डू नॉट नीड कीवर्ड्स ऑल्सो फॉर दिस। तो सबसे पहले इसको एक चिल लेवल पे लेना है। ऐसा नहीं कि इसको बहुत मगअप कर रहे हैं, जैसे पीजीबीपी करते हो, जैसे तुम टीडीएस टीसीएस करते हो, ये उस लेवल पे नहीं ले जाएंगे। Ma'am, where I will find the questions related to capital gain? So as I said, remember question number 1. Question number 1 is about assessment. एंड असेसमेंट का कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट तुम्हारा कैपिटल गेन का भी होता है। तो कोई भी एडजस्टमेंट हो सकता है। इट कुड बी शेयर का फेयर वैल्यू वाला रिलेटेड, इट कुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कुछ भी हो सकता है। बट यू विल फाइंड एडजस्टमेंट विथ रिलेशन टू कैपिटल गेन ओवर देयर। और कहाँ हो सकता है? एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में, इट मे बी ए, इट मे बी बी, इट मे बी सी, कहीं पे भी तुम्हें क्या मिल सकता है? 4 मार्क्स का कैपिटल गेन। और क्या हो सकता है? थर्ड, इट कुड बी इन एमसीक्यू। ये एमसीक्यू में भी तुमको एटलीस्ट 2 मार्क्स का ही मिलेगा। 1 मार्क्स के कैपिटल गेन के एमसीक्यू नहीं होते, एटलीस्ट 2 मार्क्स का एमसीक्यू यू में एक्सपेक्ट, एंड मैक्सिमम 8 मार्क्स की केस स्टडी यू में एक्सपेक्ट। तो द चैप्टर इज इजी बट द चैप्टर इज स्कोरिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत इंप्लीमेंटेड चैप्टर है। डन? इंपॉर्टेंस डन। अब when you were in your IPCC class, तुमने एक चीज समझी होगी कि whenever you transfer, जब भी आप क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो। किसको ट्रांसफर करते हो? whenever you transfer any asset, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था, whenever you transfer any asset एंड उस पे अगर आपको कोई इनकम होता है या गेन होता है, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर में ही, ईयर ऑफ ट्रांसफर में ही उस पे क्या लगता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर में ही उस पे लगता है टैक्स, दैट वी कॉल कैपिटल गेन टैक्स। इज द डेफिनेशन करेक्ट? क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? तुमने पढ़ी है ये सेक्शन नंबर 45, चार्जिंग सेक्शन ऑफ योर कैपिटल गेन। टेल मी। बाबा, कितनी इजी चीज है, यू कैन टेल मी। ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट, यू गेट सम इनकम, उस इनकम पे जिस ईयर में ये ट्रांसफर हुआ है, जिस ईयर में तुमको ये इनकम हुई है, उसी ईयर में टैक्स लग जाएगा। क्या ये डेफिनेशन कंप्लीटली करेक्ट है? यही तुमने आईपीसीसी में पढ़ा था सेक्शन नंबर 45 में। नहीं, ये नहीं पढ़ा था? फिर क्या पढ़ा था अश्वी? जल्दी बोलो, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, बोलते जाओ। एनी एसेट नहीं होता मैम, कैपिटल एसेट होता है। एग्जैक्टली। एक चीज, व्हेन यू आर सेइंग हाँ हाँ मैम यही तो पढ़ा था, तो व्हाई यू फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हर एक असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगता है। यहाँ अगर मैंने सब कुछ लिखा और मैं एग्जाम में लिख के आ रही हूँ एनी एसेट, 0 मार्क्स, तो अभी मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ? क्यों एक चैप्टर कंप्लीटली करवा रही हूँ मेंटरिंग वालों को भी? रीजन ये है, जब आप लिख के आते हो, एवरीवन कंफर्टेबल इन हिंदी? तो जब आप लिख के आते हो, आप लिख के सब कुछ आ रहे हो, अरे वाह यार कैपिटल गेन का 8 आउट ऑफ 8, तुमने उस डेफिनेशन का बेस ही हिला दिया जहां पे लिखा था एनी कैपिटल एसेट, और तुमने एनी एसेट लिख के बेस हिला दिया, प्रोविजन हिला दिया, पूरा मीनिंग हिला दिया। वो 8 में से तुम्हें कैसे मार्क्स देगा जब तुमने एनालिसिस करने वाली चीज को ही गलत लिख दिया? तो जब हम बोलते हैं ना व्हाई आई डिडंट गॉट द मार्क्स, वन ऑफ द रीजन ये होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब सबसे पहले कुछ नहीं करना मुझे, मेरे को एक चीज क्या समझ में आई, छोटी सी बात है जो मुझे समझ में आ गई, और वो ये है कि अगर हम ट्रांसफर करते हैं कोई भी कैपिटल असेट को, और उस कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से अगर मुझे कोई इनकम होता है, कोई गेन होता है,
और उसी ईयर ऑफ ट्रांसफर में मुझे फिर वो बोलेंगे कि भाई कैपिटल गेन टैक्स लगा। बस पता है ये पूरा चैप्टर ही यही है। मैंने जो बोला ना ये चैप्टर है, चैप्टर में इन्हीं चीजों के ऊपर डिटेलिंग धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर कि ट्रांसफर की डेफिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। देन यू शुड बी क्लियर, मेरे को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को दिमाग में भरना होगा। देन यू शुड बी क्लियर कि हो सकता है कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में तुमको टैक्स लगे, पर तुम्हें यहाँ एक्सेप्शन भी मिलेंगे, जो एक्सेप्शन कहता है कि जिस ईयर में तुमने ट्रांसफर किया जरूरी नहीं है उसी ईयर में कैपिटल गेन लगे, जैसे इंश्योरेंस वाला पॉइंट। कुछ एक्सेप्शंस है इस चीज के। फिर मैम कैपिटल गेन पे टैक्स लगाना है तो टैक्स का कैलकुलेशन सीखोगे तुम कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होता है। तो ये पूरा चैप्टर यही तो है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? एनी डाउट? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब धीरे से आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात थी कि मैम सबसे पहले हमको ये पता करना था कि कैपिटल गेन हमारी कैपिटल असेट पे लगना चाहिए। तो पता है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट स्टेप फॉर द कैपिटल गेन चैप्टर कि क्या ये कैपिटल असेट है। अगर ये कैपिटल असेट नहीं है तो तुम यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे। और कई बार हम पता है सोच ही नहीं पाते कि एक्चुअली ये कैपिटल असेट है भी या नहीं। ये माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक वहां होती है। अभी मैं केस स्टडी लूंगी उसकी भी। तो मैम कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में सिंपली लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। सिंपल सा लिखा है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या फिर वो क्या हो, इमूवेबल हो। अब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी वो मूवेबल है या फिर इमूवेबल है, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड है या फिर वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल असेट है। इतनी बात क्लियर हुई? अब प्रॉब्लम पता है क्या हुई, तुम समझना। इतना ओपन एंडेड लिख दिया, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, उसको बोल दिया कैपिटल असेट। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहली चीज यहाँ पे आती हूँ मैं किस चीज पे, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी मूवेबल भी। हाँ मैम स्टॉक इन ट्रेड, क्या ये मूवेबल है? बोलो, डेफिनेशन में आ रहा है मूवेबल? यस। मैम बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, ये बिजनेस से कनेक्टेड है। हाँ लो हो गया ये तो कैपिटल एसेट। और तुम तो स्टॉक इन ट्रेड पे कैपिटल एसेट लगाते ही नहीं हो। प्रॉब्लम क्या हुई, इन्होंने पहले सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया। भाई किसी भी तरह की असेट होगी हमको चलेगा, बिजनेस से कनेक्टेड हो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो हमको कोई डिफरेंस नहीं है। फिर धीरे से एक्सेप्शन देना स्टार्ट किया कि स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट योर कैपिटल एसेट। क्योंकि रीजन ये था कि मेरी डेफिनेशन इंक्लूसिव बन गई थी, हर चीज को तो इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और भी चीजें आएंगी। इसके बाद बोलते हैं मैम मूवेबल में तो सिक्योरिटीज भी आते हैं। बिल्कुल, मूवेबल में, इमूवेबल में मैम लैंड भी आती है। हाँ मैम लैंड में तो एग्रीकल्चर लैंड भी आती है। मैम वो एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में वो भी आती है। तो इनको कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस देना जरूरी थे, बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड अगेन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो भी रूरल एरिया में। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी और उस इंक्लूसिव डेफिनेशन में धीरे 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 एक्सक्लूजन जोड़ते। यहाँ तक ओके? तो अभी अगर हम पेज नंबर 26 पे जाएंगे कॉम्पैक्ट में, मेरे को अब हाईलाइटिंग भी सिखाने का है। लास्ट क्लास है, वी शुड लर्न द हाईलाइटिंग। तो पता है क्या हाईलाइट करोगे? सीधे तुम्हारे लिए सबसे पहले पेज नंबर 26 पे हाईलाइट होगा क्या चीज, ट्रांसफर। वर्ड ट्रांसफर हाईलाइट होगा, वो मेन है। अगर कोई चीज ट्रांसफर नहीं है तो भी कैपिटल एसेट गेन नहीं लगेगा, कोई चीज कैपिटल एसेट नहीं है तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो ये जो पूरी डेफिनेशन है ये एंड पे चलती है। ट्रांसफर भी होना चाहिए, कैपिटल एसेट भी होना चाहिए, गेन भी होना चाहिए, सेम ईयर में ही टैक्सेबल होगा। तो हाईलाइट मेरे साथ करो, ट्रांसफर हाईलाइट करो, कैपिटल एसेट हाईलाइट करो। तो ट्रांसफर करना है मुझे कैपिटल एसेट, टैक्सेबल कहाँ होगा, ईयर हाईलाइट करो, प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। अभी जितनी चीजें अपन इतनी देर से पढ़ रहे थे ना,
अब पेज में सिर्फ ये 3 वर्ड्स पढ़ना, ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल एसेट का होना चाहिए, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है टैक्स लग जाए। इतनी लंबी बात इन 3 वर्ड्स के लिए। डन। फिर आ जाओ कैपिटल एसेट मतलब क्या, हाईलाइट करो एनी काइंड, सिर्फ एनी काइंड। एवरीवन इज हैविंग द बुक, हाईलाइट एनी काइंड। एनी काइंड हाईलाइट कर लिया, एनी काइंड से सब हो गया, मूवेबल भी हो गया, इमूवेबल भी हो गया। और फिर हाईलाइट करो बिजनेस, बिजनेस, और बिजनेस के ऊपर राइट और रॉन्ग लिख दो, मतलब है बिजनेस का या नहीं है, मेरे को आगे के वर्डिंग नहीं पढ़ने। तो बिजनेस पे राइट कर दो, बिजनेस पे रॉन्ग कर दो, जैसे मैंने किया था। अब इतनी देर जो बात की अपन ने, मुझे बुक में सब कुछ पढ़ना है क्या? नहीं, सीधे समझ में आ गया। कैपिटल एसेट थी, किसी भी तरह की हो सकती है, बिजनेस से हो या नहीं हो। अब मैं धीरे से जाती हूँ किस पे, एक्सेप्शन पे। अब एक्सेप्शंस क्या लिखे हैं यहाँ पे? पहला ही एक्सेप्शन है स्टॉक इन ट्रेड। लीव पॉइंट नंबर बी, बी के उधर आई है, वहीं क्या लिखा है, स्टॉक इन ट्रेड, इट इज नॉट योर कैपिटल एसेट। यहां तक बात गई दिमाग में? और क्या हुआ मैम, इतनी बातें कर रहे हो मैम, मूवेबल हो या इमूवेबल हो। सपोज करो मैम ये आपकी बॉटल, आपने इसको सेल कर दिया, अब इस पे भी तो कैपिटल एसेट गेन लगना चाहिए, क्योंकि ये मूवेबल है। ये मेरे लिए बिजनेस से कनेक्टेड, मान लो यहाँ पे पी रही हो तो चलो बिजनेस से कनेक्टेड है। मान लो पर्सनली भी मैं इसको यूज करती हूँ, बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, अब तुम इस पे भी कैपिटल गेन लगाओगे। मेरे पास कैलकुलेटर है, उसको तुम सेल करोगे, उस पर भी कैपिटल गेन लगवाओगे। मतलब वो सीधे बोल रहे नहीं नहीं, ऐसे पर्सनल यूज वाली चीजों पे कैपिटल गेन नहीं लगता। तो अब वो भी हो गया ना, तुमने बोला बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, तुमने ही तो कंफ्यूजन क्रिएट किया। फिर उन्होंने लिख के भेजा कि पर्सनल असेट पे नहीं लगेगा, लेकिन अब फिर गड़बड़ हो गई। अब एक एक्सेप्शन दे दिया, पर्सनल पे नहीं लगेगा। मैंने बेचना चालू कर दिया डायमंड, एक बार पहनती हूँ, बोल दूंगी ये पर्सनल वाला है, लो बेच दिया। गवर्नमेंट क्या कर लेगी? पर्सनल हो गया वो तो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है कि पर्सनल यूज वाली चीजों पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जितना स्टॉक आया मेरे बिजनेस में, पेन पेन के एक बार फोटो खिंचवाया और हो गया सेकंड हैंड, वो तो मेरा पर्सनल यूज वाली चीज है। फिर दिमाग तो चलता गवर्नमेंट का भी है। फिर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली क्या लिखा, पर्सनल में भी एक एक्सेप्शन है, ज्वेलरी अगर सेकंड हैंड भी होगी ना तो कैपिटल गेन लगा देंगे। समझ में आया? तो मैम आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें जो तुम लग्जरी के लिए खरीदते हो, मोनालिसा की पेंटिंग, क्या ही ऐसा है उसके अंदर? मैम बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, करोड़ों में बिक रही है, और वो पुरानी टीपू सुल्तान की तलवार ना, ये सारे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन लेके सिर्फ शौक है, रखना है। तो ऑल दिस थिंग्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली, तो स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब कुछ क्या है जिसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस झलक जाए, वो भी क्या होगा, कैपिटल एसेट काउंट होगा, उस पे भी तुम्हें क्या लगेगा, कैपिटल गेन। अब तुम जितना भी पढ़ोगे ना, सारी फालतू की चीज है, काम की चीज यही थी। पहली चीज थी मेरे को कैपिटल एसेट पता होनी चाहिए, उसने बोला सब कुछ कैपिटल एसेट है, हमने कहा याद क्या रखोगे, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। तुम याद ये नहीं रखोगे कि क्या है, तुम सिर्फ डायरेक्टली लर्न करोगे क्या नहीं है। तो क्या स्टॉक स्टॉक इन ट्रेड नहीं है मैम, पर्सनल एसेट नहीं, लेकिन पर्सनल एसेट में क्या है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, ये सब तो है कैपिटल एसेट। यहाँ तक बात हो गई, और आगे बढ़ते हैं। ध्यान का है विनय? पीडीएफ पढ़ रहे हो क्या? यस नहीं नहीं अच्छा फिर उसके बाद इतना सब चल ही रहा था, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रही हूँ, इस पे केस स्टडी बन सकती है। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम रटेंगे, उसी को यहाँ पे समझेंगे, बाकी चीजों को मैं बोल दूंगी रीड ओनली। ठीक है, चलो। अब मैम इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा आपने एक चीज बोली, अभी आप बार बार बोल रहे थे ना, मूवेबल। मूवेबल भी आपका कैपिटल एसेट हो सकता है, बिल्कुल। पर मैम अगर ये मूवेबल पर्सनल यूज के लिए हो तो, अगर ये मूवेबल पर्सनल यूज के लिए तो मैंने मना कर दिया। ठीक है, अब मैम ये पर्सनल यूज पे मैं थोड़ा सा विचार करना चाहती हूँ, थोड़ा सा सोचना चाहती हूँ। क्या पर्सनल यूज मैं भी कर सकती हूँ?
मतलब एसएससी खुद अपनी चीजों का बोल रहा है ये मेरी पर्सनल यूज की चीजें हैं। पर्सनल यूज में और क्या आ सकता है? मैं यूज नहीं कर रही मैम, मेरे फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, और इसी में ट्विस्ट है, ठीक है मैम। सबसे पहले मूवेबल एसेट आपने बोला कि वो कैपिटल एसेट हो सकती है, लेकिन अगर पर्सनल यूज वाली है तो नहीं होगी। अगर ये पर्सनल यूज आप खुद कर रहे हो एससीसी, तो भी ये क्या है, कैपिटल एसेट नहीं होगा। लेकिन आपके मेंबर्स भी तो कर सकते हैं मैम, फैमिली मेंबर्स, तो भी हो सकता है कि ये कैपिटल एसेट हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है मेंबर्स कौन होने चाहिए, डिपेंडेंट। और अगर मेरा मेंबर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर ये क्या होगा, ये कैपिटल एसेट में काउंट होगा, डिपेंडेंट है तो नहीं हो। अब पता है ट्विस्ट क्या है, आईसीआई जब देगा तो वो स्पेसिफिकली पता है क्या देगा, इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर। और हमको वहां ये चीज याद नहीं रहती कि यार पर्सनल यूज वाले एसेट में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की भी कोई बात थी। अब मैं जितना चाहूं मैं ना थोड़ा सा तुमको रिवाइज करा के केस स्टडी बनाती जाती हूँ, ठीक है। पहला मैंने बोला था कि मैम मूवेबल एसेट, क्या ये कैपिटल एसेट होगी? तो मैम ये डिपेंड करता है उसके यूज पे। मैम ये यूज हो रही है पर्सनल पर्पस के लिए, यू मस्ट राइट डाउन दिस। और मैम ये यूज हो रही है अदर देन पर्सनल। जो मैं तुम्हें टीडीएस में बता रही थी ना, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकलती, वो हर सेक्शन में निकलती, तो हम वैसा ही कर रहे हैं। मैम मूवेबल एसेट या तो पर्सनल यूज के लिए होगी या अदर देन पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। मैम अगर पर्सनल यूज के लिए है तो अब हम ये चेक करेंगे वो असेट कौन सी है। मतलब कहीं ये असेट अदर देन ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट तो नहीं है। अदर देन, इसके अलावा है कोई असेट, तो वो यहाँ पे क्या होगी, आगे अभी और कुछ निकलेगा कि इसके अलावा कोई एसेट है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इसके अलावा कोई एसेट है। और ये इसके अलावा कोई एसेट कौन यूज करता है? मैम एसएससी यूज करता है। मैम उसकी फैमिली यूज करती है, मैम फ्रेंड्स यूज करते हैं, जानबूझ के लिख रही हूँ। मैम एसएससी यूज करता है अदर देन ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। बोलो क्या ये कैपिटल एसेट है? लिखूं हाँ या ना? हाँ या ना? ना, ये कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही अदर देन लिखा ना, अदर देन ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ठीक। मैम अदर देन यही सब फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं। मैम ये ऐसे नहीं बोलोगे, पहले देखो वो फैमिली मेंबर कौन है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब बोलो फैमिली मेंबर डिपेंडेंट है, वो यूज कर रहा है अदर देन वो वाली चीजें, अब वो कैपिटल एसेट है हाँ या ना? नो। ना। मैम इंडिपेंडेंट, हमारा उसको वो हम पे डिपेंड नहीं करता, वो यूज कर रहा है ये चीजें, यस। यस या नो? ट्रांसफर होगा तो कैपिटल एसेट बन जाएगा। अभी मान रहे ना, ट्रांसफर मान के ही चल रहे अभी तो यहाँ पे कैपिटल एसेट होगा। अब मैं पता है क्या बोलती हूँ, फ्रेंड है, ठीक है, अभी के लिए हम बहुत अच्छे दोस्त है, फ्रेंड हम पे डिपेंड कर रहा है, बट फ्रेंड इज नॉट योर फैमिली, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, पक्का पक्का मैम कैपिटल एसेट है, अगर आप इसको भी ट्रांसफर करते हो। तो बात कितनी छोटी सी थी, पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गोलगम गई। अब आते हैं मैम, अब ये अदर देन नहीं, अब तो ये एसेट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट वाली ही चीजें हैं। और मैम ये एसएससी की है, मैम ये किसकी है, फैमिली की है। अब ये बताओ मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना भी चाहिए कि ये वाली चीजें कौन यूज कर रहा है, मेरे को इससे क्या मतलब, ये वाली चीजें किसी ने भी यूज की हो। पहली बात तो है ये है मैम, चाहे वो एसएससी करे, चाहे फैमिली का डिपेंडेंट करे या इंडिपेंडेंट करे, ये तो ऑलवेज कैपिटल एसेट। क्या ये बात समझ में आई?
डन। चलो, अब तक जितना कि एक छोटा सा रिकॉल। मैम सबसे पहले कैपिटल एसेट होनी चाहिए, कोई भी तरह की चलेगी, बिजनेस में यूज होती हो नहीं होती हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड नहीं हो सकता। अगर मूवेबल पर्सनल एसेट है, सिर्फ मूवेबल पर्सनल एसेट है, तो ये मूवेबल पर्सनल एसेट में हमको स्पेसिफिकली बोला है ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट नहीं होगा। ये कैपिटल एसेट रहेगी, चाहे कोई भी यूज करता हो, इससे मतलब नहीं। लेकिन इसके अलावा कोई चीज है और उसे यूज करने वाले अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो डिपेंडेंट है आप पे, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। आप खुद यूज करते हो तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। अगर कोई और बंदा है जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर नहीं है, तब तो ये कैपिटल एसेट है। सीधी बात समझो ना, आप किसी और को बेच ही रहे हो। अगर फैमिली है तो फैमिली में चल जाता है, बाकी किसी को बेच रहे हो जो आप पे डिपेंड भी नहीं करता, तो आप हेल्प कहाँ कर रहे हो उसकी? तो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है। अब मैम इमूवेबल असेट भी तो पर्सनल यूज की होती है, पर यहाँ से बोला है मूवेबल होना चाहिए। इमूवेबल तो हमेशा ही कैपिटल असेट है। डन, इतनी बात समझ में। फिर एक्सेप्शन और आता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी क्या है आपका? कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन आईसीआई लिख के दे रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ मिस्टर एक्स इज इन ऑस्ट्रेलिया। क्या करोगे? रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, मिस्टर एक्स की ही है, ऑस्ट्रेलिया में है, और हम वहां पे बैठ रहे हैं और रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। मैम ऑस्ट्रेलिया में भी तो गांव होते हैं ना, ऐसा थोड़ा है कि अपना इंडिया ही गांव लेके बैठा है, उसके वहां पे भी है। याद पता है क्या रखना था? इस केस में रूरल सबको याद है, एग्रीकल्चर भी सबको याद है। याद रखना है इंडिया में होनी चाहिए, इंडिया के बाहर वाली हमेशा कैपिटल एसेट। तो हाईलाइट पता है क्या करना है? वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कुछ नहीं, सिर्फ हाईलाइट वी विल डू इन इंडिया। करो हाईलाइट। तो हम क्या हाईलाइट कर रहे हैं? जो हमारे मिस्टेक वाले एरिया है, समझ में आया? कर लो हाईलाइट इन इंडिया। अब इसके बाद गोल्ड बॉन्ड। बस तुमको ईयर पूछेंगे, वो जानबूझ के लिख के दे देंगे क्या? 1999 की जगह 2000 लिख दिया, बच्चों को याद है कि नहीं ईयर? इतना तो ऐसे ही नहीं चेक करेगा तुमको, सिर्फ याद होना चाहिए गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड, डिपॉजिट बॉन्ड, ये सब क्या है? कैपिटल एसेट नहीं, बस उसका नाम इतना ही पता होना चाहिए। ईयर रटने बैठते हो, सब करने बैठते हो, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसा टेस्टिंग तो नहीं करेगा। ठीक है, डन हो गया। अब एक बार क्या करो, जल्दी से इसको पढ़ लो, खत्म। इस पेज में तुम्हारे लिए जो हाईलाइट है ना, एग्जाम टाइम पे भी सिर्फ उतनी चीजें पढ़नी और कुछ नहीं पढ़ना। अब जल्दी से एक रीडिंग ले लो। अब मैम गोल्ड के यूटेंसिल्स बना दे, भाई सीधी बात है, जहां लग्जरी का तड़का लग जाए। दिख गया गोल्ड के यूटेंसिल्स में किसको खाना खाना है? सिल्वर के यूटेंसिल्स। तो ये सब क्या है? ये तो लग्जरी, और लग्जरी को अगर ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन तो लेंगे हम। तो पता है क्या लिख लो? सिर्फ एक नोट, लग्जरी का तड़का इज इक्वल टू कैपिटल गेन। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, सिल्वर यूटेंसिल जनरली ना हर कहीं यूज हो जाते हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो सिल्वर के बार तो क्या है? सिल्वर के जो वो होते हैं ना बार, बिस्किट जिसको बोलते हैं, वो तो तुम्हारे कैपिटल एसेट है, पर सिल्वर के यूटेंसिल्स कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज स्पेसिफिकली क्या बोला मैंने? लग्जरी का तड़का इज इक्वल टू कैपिटल गेन भड़का। ठीक है, अब उसमें स्पेसिफिकली क्या याद रखना? सिल्वर बार तो कैपिटल एसेट है, पर सिल्वर के यूटेंसिल्स उनको वो कैपिटल एसेट नहीं लगते। तो ये चीज बस इतनी सी लिखना है, बाकी पता है कुछ काम का नहीं है वहां। तो ये पेज तुम्हारे लिए इतना ही है।
क्रक्स समझ में आ गया पूरे पेज का? अब मेरे को क्या लगता है पता है, तुम्हारे लिए एक टारगेट ही होना चाहिए, एक स्टिकी नोट लगाओ, या तो हाईलाइट कर लिया, या फिर तुमको अच्छा है कि नहीं हमको बिना देखे लिखना है, स्टिकी नोट में ये 4-5 चीजें ही तो मैंने सिखाई, लिख लो। पूरा पेज पढ़ना मत कभी, अब सिर्फ वो स्टिकी नोट की चीजें पढ़ लो, खत्म हो गया। डन। अब इसमें रीड ओनली क्या गया तुम्हारा? सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो भी सिक्योरिटी होगी हमेशा कैपिटल एसेट है, बस वो तुम्हें रीड करना है। वो मैंने बोल दिया, तुम एक बार रीड कर लो। अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं, कितना समझ में आया? सबसे पहले बोलो, किसी भी असेट का ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लगेगा? ओनली कैपिटल असेट। ट्रांसफर नहीं भी है तो भी कैपिटल गेन लगेगा? नो। लेकिन सब कुछ होना चाहिए, ट्रांसफर भी होना चाहिए, कैपिटल गेन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड इट इज अ कैपिटल एसेट, ट्रू और फॉल्स? फिर स्पेसिफिकली movable asset that is for the personal use is used by my family members and that asset is my jewelry. कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट। तो यहाँ मैं फैमिली मेंबर्स का कोई तड़का लगाऊं नहीं लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कार यूज्ड बाय माय फैमिली मेंबर हु इज डिपेंडेंट ऑन मी, कार यूज्ड बाय माय फैमिली मेंबर हु इज डिपेंडेंट ऑन मी, नॉट अ कैपिटल। नॉट अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट नहीं। ये तो पूछ लेते फैमिली मेंबर डिपेंडेंट भी है या नहीं, मैं बोलती इंडिपेंडेंट है। कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट। ठीक है, आ गया? चलो अब पता है कहाँ हो, सीधे ये हमने अभी क्या किया, कैपिटल एसेट के बारे में सोचा। अब मैम कैपिटल एसेट तो समझ में आया, पर आप कुछ बोल रहे थे ना रूरल रूरल रूरल, वो रूरल की भी तो एक मेजरमेंट बता के रखा है ना उन्होंने, उसको सिर्फ रीड करो अच्छे से, क्योंकि इस पे ना तो कोई एमसीक्यू आएगा, ना कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ भैया रूरल की मेजरमेंट क्या है। तो अभी के अभी रीड करो और लर्न करो, खत्म करो अभी उसको। पेज टर्न करो, तुमको मिलेगा 2 किलोमीटर तक, म्यूनिसिपल पार्टी के 2 किलोमीटर तक अगर ये पॉपुलेशन है, सिर्फ अभी के अभी में रीड कर लो इसको, और एग्जाम टाइम पे नो रीडिंग नीडेड फॉर दिस। मैम हम्म, मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ऑलवेज कैपिटल एसेट में आएगी ना, एक्सेप्ट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। मूवेबल प्रॉपर्टी बोल रही हो और इधर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोल रही हो। नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ऑलवेज कैपिटल एसेट Immovable रहेगी। always a capital asset except यस मैम, rural रूरल agricultural एग्रीकल्चरल land in लैंड India. इंडिया। यस मैम। पीयूष 9:40 पे 9:15 बजती है। आज भी काम में उलझ गया था बस मैम, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है अब तक। नहीं मैम, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, कंप्लीट हो गया। हो गया फाइनली? अब क्या चल रहा है फिर? वैसे मैम खाना- काम हुआ था थोड़ा, तो थोड़ा लेट हो गया। इसके भावी कंधों पे इतनी जिम्मेदारियां है ना। एग्जाम देने जाओगे ना कि वहां पे भी आईसीए को बता रहे होगे बैठ के? जाना पड़ेगा मैम, वो तो डिग्री लेनी है तो। चलो बड़े आगे, चलो सिंपल सी बात है भाई। मैम ये बोल रहा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड, क्या रूरल मतलब जो अर्बन नहीं और अर्बन मतलब जो रूरल नहीं, ये डायलॉग तो सुना हुआ है, ठीक है। अब देखो सीधी बात है मैम, ये बता दो अर्बन लैंड कौन सी है। अर्बन लैंड का मतलब है म्यूनिसिपल एरिया से, अब मैं एक छोटा सा ट्विस्ट बोलती हूँ, तुम ही बताओ म्यूनिसिपल एरिया से कितना किलोमीटर, एक है 2 किलोमीटर, एक कितना है 6 किलोमीटर, और एक कितना है 8 किलोमीटर। बोलो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी चाहिए?
10 more than 10,000, 10,000 to 1 lakh. 10,000, up to 1 lakh, 1 lakh, ग्रेटर देन 1 lakh से कितना है? up to 10 lakh, 10 lakh. ग्रेटर देन 10 lakh. 10 ठीक है. lakh. तो ये सारी क्या है, अगर म्युनिसिपल एरिया से इतने 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 किलोमीटर में है तो ये कौन सी लैंड है बोलो? अर्बन लैंड. अब एक चीज मैं बोलती हूँ, इंस्टीट्यूट लिख के बैठा है क्या म्युनिसिपल एरिया से 2 किलोमीटर के अंदर लैंड है, ठीक है, लेकिन इसका जो एरिया है, इसके जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यहाँ पे सिर्फ कितनी है? 9,000. अब इसको क्या बोलोगे, अर्बन बोलोगे या रूरल बोलोगे? अर्बन है या रूरल है? म्युनिसिपल एरिया किलोमीटर के अंदर, पॉपुलेशन के हिसाब से तो मैम सिर्फ 9,000 लोग ही हो गए. अब क्या बोलूं उसको? rural. Rural. रूरल. yes, दूसरा मैम 1 किलोमीटर के अंदर है, पॉपुलेशन 9,000 है. अब क्या बोलोगे इसको? Rural. rural, मैम 3 किलोमीटर है, पॉपुलेशन कितनी है? अभी भी 9,000 है. urban, सोच के बोलो. Rural ही है. रूरल ही है, सीधी बात है. जब तक यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, ये ना आ जाए ना, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाए, बस ये एक वर्ड तुमको जो सीखना है इससे इंटरप्रिटेशन है, जब तक दोनों का एंड ना हो जाए तब तक ये अर्बन नहीं बन सकता. और इंस्टीट्यूट का काम क्या है? ओ मैडम नए एडजस्टमेंट आ गए थे, पेपर इतना टफ था कि आपको क्या बताएं. ये सारे ही है वो एडजस्टमेंट जो तुमको वो गोल गोल घुमा घुमा के देते रहते. आया? डन. तो मतलब म्यूनिसिपल में क्या लर्न करना था मेरे को? पॉपुलेशन तुमको लर्न है, किलोमीटर तुमको लर्न है, मेरे को किसको तड़का देना था? एंड का, कि तुमको वो एंड याद रखना. ठीक है. अब इंस्टीट्यूट ने दे दिया एक क्वेश्चन, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, केस नंबर ए, रूरल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ मिस्टर एक्स इन ऑस्ट्रेलिया. सबसे पहले तो वो आउट ही हो गई. क्यों? क्योंकि कहाँ से आउट हो गई? इंडिया से ही आउट हो गई. Australia, दैट इज द कैपिटल एसेट. दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड विद इन 3 kilometers of municipal corporation having a population of 10,000, exactly having a population of exactly 10,000 3 kilometers के अंदर है. rural, Rural. Rural. rural, ठीक है. फिर से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, 2 किलोमीटर्स, एग्जैक्टली क्या है? 2 किलोमीटर्स है, और एग्जैक्टली क्या है? अगेन 10,000. rural, Rural. Rural. सोचो, एग्जैक्टली 10,000. Rural. मैम लेस देन 10,000, Rural. rural, मैम ग्रेटर देन 10,000. Urban. urban, Urban. मतलब उनका काम पता है क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू में ही तुमको गोल गोल घुमाने का. डन? आ गया समझ में? चलो अब इसका क्लोजर कर दें. अब एक और चीज का काम, मैम आपने क्या बोला था कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. बार बार बोल रही हूँ ना मैं, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. मेरे को प्रॉपर्टी तो समझ में आया, एनी काइंड, एनी काइंड, एनी काइंड तो इनटेंजिबल भी होता है. हाँ यार ये बात तो सही बोली, एनी काइंड मीन्स इनटेंजिबल. अब सुनना, मेरे को राइट मिला है. मुझे क्या मिला है? राइट मिला है. मैंने किसी के शेयर्स खरीदे, फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदे, या फिर मैंने क्या किया? इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे. 60% आई गॉट राइट. मेरे को राइट है उसके मैनेजमेंट का. तो दिस राइट, क्या ये राइट अगर मैं किसी को ट्रांसफर कर दूं तो क्या मैं इसको कैपिटल एसेट कहूंगी? पहली चीज. एनी काइंड मतलब टेंजिबल भी होता है, इंटेंजिबल भी होता है. इनटेंजिबल में मेरे को, मैं बोल रही हूँ मुझे राइट मिला है किसी को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, अगर मैं वो राइट्स ट्रांसफर कर दूं तो क्या ट्रांसफर ऑफ राइट कैपिटल एसेट है? क्या कहते हो? Yes. ऐसा यस हो सकता है वाला क्यों लग रहा है मुझे? नहीं, yes.
बाकी यस मैम नहीं है। केस लॉ बोलो, फेमस केस लॉ जिसके कारण ये पूरा चेंज आया था। देयर इज अ फेमस केस लॉ जिसके कारण राइट्स को भी इंक्लूड किया था कि नाउ राइट्स इज आल्सो कैपिटल। पढ़ के तो आए हो, और कुछ को तो मैंने ही पढ़ाया है, डांट तो वही ज्यादा खाएंगे। वोडाफोन नाम की चिड़िया का नाम सुना? वोडाफोन। यस यस। हाँ हाँ, वही वही, बस मैम हम सोचने ही वाले थे वो, लेकिन आपने ही बोल दिया बस। वोडाफोन का केस लॉ हुआ था, तभी जाके स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 224 इनकम की डेफिनेशन चेंज हुई थी। तभी जाके इन्होंने कहा था अगर राइट भी ट्रांसफर किया है, अगर तुमने राइट भी ट्रांसफर किया है, तो वो ट्रांसफर ऑफ राइट इज कैपिटल एसेट। पता है, पूरी चीज मेरे दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कैपिटल एसेट, ये राइट वाला पॉइंट चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन वोडाफोन के केस लॉ को क्या बना देंगे, क्वेश्चन, जब उनकी मर्जी पड़ेगी। तो अब एक चीज अपनी बुक में ऊपर ऊपर लिख लो, ट्रांसफर ऑफ राइट इज ऑल्सो कैपिटल एसेट, और इक्वल टू क्या लिखो, वोडाफोन केस लॉ। ये राइट्स इंडियन कंपनी वाले हैं ना वैसे तो? मैनेजमेंट राइट किसी भी कंपनी के, बट अगर फॉरेन कंपनी में मैंने सपोज करो एसेट्स लेके रखी, यही जिसमें मुझे मैनेजमेंट राइट मिल रहा है, अब उसके मैं शेयर्स को ट्रांसफर करूं जिसके कारण इंडियन कंपनी का मैनेजमेंट का ट्रांसफर हो रहा है, तब भी क्या होगा, इसी के चक्कर में उन्होंने बोला था कि ये राइट्स आर कैपिटल एसेट। ठीक है, चलो अब हो गया। कहानी कितनी छोटी सी थी, अभी तो हम बढ़ रहे थे कैपिटल एसेट क्या है, फिर क्या कैपिटल एसेट नहीं है, उतना किया अभी अपन, फिर क्या रूरल है क्या रूरल नहीं है, वो दुनिया में बातें की। अब बोलते कैपिटल एसेट होने से कुछ नहीं होगा, ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर की डेफिनेशन हम रटने बैठेंगे कतई नहीं, पढ़ना भी नहीं एग्जाम टाइम पे, बस हमको पता है सेल करूंगी ट्रांसफर है, बार्टर करूंगी ट्रांसफर है, एक्सचेंज करूंगी ट्रांसफर है। ठीक है, किसी के राइट्स को छोड़ देना, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, वो भी क्या है, ट्रांसफर है। मेरे को पता है सिर्फ क्या याद रखना चाहिए ट्रांसफर के अंदर स्पेसिफिकली, बाकी सब चीजें मुझे पता है। एक चीज है, अगर जीरो कूपन बॉन्ड को रिडीम किया, वो भी ट्रांसफर है। वो हो सकता है मेरा दिमाग कभी ना सोच पाए, तो रिडेम्पशन भी ट्रांसफर है। फिर मेरे को याद रखना होगा कौन सा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना, कंपलसरी एक्विजिशन करना, ये सब ट्रांसफर है। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ याद रखना है कंपलसरी एक्विजिशन भी ट्रांसफर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन तो वैसे ही क्या है, ट्रांसफर है। तो क्या मुझे 247 की डेफिनेशन को एग्जाम या फिर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है? नहीं, सिर्फ जो चीज तुम्हें नहीं लगता था ट्रांसफर और वो उस पॉइंट में दिख जाए कि यार ये मेरे को पता ही नहीं था, बस वो टिक कर लेना, क्योंकि वही दिमाग को पता करना है। अभी रीड करो, और ऐसा पॉइंट जो आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है देख लो। नो साक्षी, इवन इट्स योर बर्थडे, आई कैन नॉट अलाउ, क्योंकि आज का छूटा तो कल का समझ नहीं आएगा। तो सुनो अभी बैठ के, ठीक है, चलो। डन, पढ़ लिया एक बार, बुक खोलो साक्षी, पढ़ो। ये आज ही पढ़ रहे हो, समझना, आज के बाद ये डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे, क्रॉस कर देना इसको। डन, चलो। तो मैम अभी हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को समझा, डन।
ट्रांसफर क्या है वो समझ लिया, कोई काम का नहीं है ट्रांसफर क्या है, मेरे को काम का पता है क्या है, ट्रांसफर क्या नहीं होता है। तो वो सारे के सारे सेक्शन, वो सेक्शन नहीं, वो सारी लिस्ट मेरे को याद रखनी होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं डायरेक्टली, पता है पहले किस पे, ट्रांसफर क्या नहीं होता है। मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं अपने फ्लो में पढ़ाऊंगी, बुक के फ्लो में नहीं जाएंगे। तो अभी किया कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है। अब मैं डायरेक्टली मूव करती हूँ कि भैया किसको ट्रांसफर नहीं है ऐसा बोलोगे। पेज नंबर हम आते हैं, बोलो ना किसी को मिल गया हो पेज। 56 56। अब मैं ना तो इनसे पूछती जाती हूँ, इसको भी रटते नहीं है, एक बार अपना दिमाग चला के देखते कि कुछ याद भी है या नहीं। तुम मुझे बताओ, मैंने तुमको गिफ्ट दे दिया कुछ, सीधी बात, मैंने तुम्हें क्या दिया, गिफ्ट दिया, ट्रांसफर बोलोगे क्या इसको। अब मैम एक चीज याद आती है, क्या याद आता है मैम, सेक्शन नंबर 56 टू 10 पढ़ा है हमने। सेक्शन नंबर 56 टू 10 में तो क्या लिखा है कि अगर ये असेट कैपिटल असेट है और आप इसको ट्रांसफर करते हो तो ये क्या होगा, 50,000 से ऊपर है तो ये टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, सीधी बात, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट। यहाँ तो वो बोल रहा है ये ट्रांसफर ही नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिफ्ट वाला, इस पे क्वेश्चन बनते ही है हमेशा। सबसे पहले तो तुम ही मेरे को बताओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नाम की चिड़िया तो सुनी है तुमने, उसमें गिफ्ट का प्रोविजन भी पड़ा है 56 टू 10। 56 टू 10 किन पे लगता है, वो जो स्पेसिफिकली लिखा है क्या, जो कैपिटल असेट हो, लिखा है वहां पे ऐसा। और यहाँ पे मैम वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि अगर कैपिटल असेट आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो अंडर गिफ्ट, तो वो ट्रांसफर नहीं है। दो कंट्राडिक्शन मेरे समझ में है, मैं लिख के दे देती हूँ एक बार, तुम ही अब मेरे को समझाना, जिससे मैं पूछू वो बोलेगा। लेकिन और प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब एग्जाम में तुम कितनी सिली मिस्टेक करके आते हो वो समझना इससे। मैम सिंपल सी बात है, यहाँ लिख रहा है वो क्या ट्रांसफर नहीं है, जो ट्रांसफर नहीं है, इसने बोला है आप किसी भी कैपिटल असेट को एज ए गिफ्ट ट्रांसफर करोगे तो क्या है, ये ट्रांसफर नहीं है। बट जब हम 56 टू 10 पढ़ते हैं, वहां स्पेसिफिकली लिखा है ग्रेटर देन 50,000 अगर प्राइस है और आप किसी भी कैपिटल एसेट को क्या करते हो, एज ए गिफ्ट देते हो, तो वो टैक्सेबल है। एक तरफ बोल रहे ट्रांसफर नहीं, और मैम जब ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन लगा ही नहीं सकते आप, क्योंकि कैपिटल गेन लगाने के लिए कैपिटल एसेट भी होना चाहिए प्लस ट्रांसफर भी होना चाहिए। मैं पूछूंगी वो बोले। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी ठीक है, यस ठीक है। तो देखो ट्रांसफर नहीं है, ये हो गया। अब मुझे बताओ करूँ क्या मैं, ये तो दो और सेक्शन इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करवा दिए बैठे बैठे। अब मैं क्या करूं, इधर लिख रहा है वो क्लियरली कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करना है, इधर क्लियरली बोल रहा है कि कैपिटल एसेट एज अ गिफ्ट ट्रांसफर किया, तो भैया वो ट्रांसफर नहीं, और ट्रांसफर नहीं तो मैं कैपिटल गेन लगा ही नहीं सकती। अब क्या करूं, इनी मिनी माइनी मू हु हैज कम टू नो, जो सही निकल जाए उसको क्या करें, चलाओ दिमाग। आंसर तो मैं ऑलरेडी बोल भी चुकी हूँ कितनी बार। सीए फाइनल के एग्जाम देने जा रहे हो ना। और इसका वो रूल है ना कि अगर गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट को अगर हमने ट्रांसफर किया तो भी वो कैपिटल गेन माना जाएगा। रुक जाओ, सबका दिमाग चलने दो। मैम ये तो वैसे ट्रांसफर तो कैपिटल गेन हेड के अंदर है ना, वो तो आईएफएस हेड के अंदर है, हेड भी डिफरेंट है वो तो मैम। एक सिंपल सी बात थी, पता है क्या,
अब इस पे प्रोबेबिलिटी समझा दू। पहली चीज मैंने बोला ये ट्रांसफर नहीं है भाई, इधर Capital asset नहीं है। कैपिटल गेन नहीं लगेगा, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? IFRS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो इसीलिए तो यहाँ उसने बोला यहाँ मत काउंट करो इसे, चुपचाप से लेके चले जाना इसको कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। इसीलिए तो लिखा, सही तो लिखा बेचारों ने। अगर यहाँ पे भी लिख देते ये ट्रांसफर है तो कॉन्ट्राडिक्शन होता ना, क्योंकि इधर कैपिटल गेन बोलता मैं लगूंगा, उधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलता मैं लगूंगा। आइए बात समझ में, इतना। अब मैम असेट है 40,000 की, 40,000 की एसेट को मैंने गिफ्ट दिया। अब तो मैम कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि वहां लिमिट ही स्टार्ट होती है। 50,000 तो वो लिमिट एग्जैक्ट 50,000 है या ग्रेटर देन 50,000? ग्रेटर पक्का ग्रेटर देन 50,000 है। अगर मैं 50,000 तुमको अब भी दूं तो कुछ भी नहीं होगा। तो याद रखना, लिमिट ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। मैं 50,000 का गिफ्ट दे रही हूँ, ये लो ये बॉटल, मान लो कि ये 50,000 की दे दी तुमको, गिफ्ट दे दिया, लगेगा या नहीं लगेगा अदर सोर्स? अगर मन में कंफ्यूजन आ रहा है तो इसका मतलब तुम ये समझ जाओ आगे की प्रिपरेशन में लिमिट्स पे बहुत ध्यान देना। इक्वल टू है या ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, चलो तो ये वाला सेक्शन भी समझ में आ गया। मेन तो यही बताना था गिफ्ट। अब इसके बाद अब तुम ही बताते जाओ। ये तो हो गया, एचयूएफ का फुल पार्टीशन कर दिया मैंने, पूरी तरह से एचयूएफ में दरार डाल दी। क्या ये ट्रांसफर है, हाँ या ना? नहीं, ठीक है। पार्शियल, थोड़ा बहुत पार्शियल पार्टीशन की एचयूएफ का, क्या ये ट्रांसफर है? अब सुनो, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है क्या? टोटल पार्टीशन करो, पार्शियल पार्टीशन करो, एचयूएफ का पार्टीशन ट्रांसफर नहीं, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ बट गई है, ऐसे कुछ कमाया नहीं तुमने, पैसा नहीं मिला है, सिर्फ क्या बोलते हैं बंटवारा हुआ। ठीक है, इसका काम नहीं है आगे पढ़ने के लिए, बस पता होना चाहिए। फिर इसके बाद मैम क्या है, अब फिर से पूछ रही हूँ मैम, हमने ना हमारे एम्प्लॉइज को शेयर दिए, गिफ्ट किए। मैम क्या किया? गिफ्ट। क्या किया मैम? गिफ्ट दिया। एम्प्लॉय को शेयर्स गिफ्ट किए 50,000 के अबव। शेयर्स गिफ्ट किए मैंने, एम्प्लॉय को गिफ्ट किए 50,000 से ऊपर के गिफ्ट किए। क्या लगाओगे, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या फिर पीजीबीपी में ही कुछ करना पड़ेगा? सोचो अच्छे से, सोचो थोड़ा। समझ में आ गया? मैंने शेयर्स गिफ्ट किए, मेरे एम्प्लॉय को गिफ्ट किए, 50,000 के ऊपर के गिफ्ट किए। 2 सेकंड सोच के बताओ क्या करोगे? Is it IPCC का कैपिटल गेन चैप्टर दैट यू हैव डन, या फिर छोड़ा है तुम गूगलिया कॉन्सेप्ट के साथ? ये आपने जो शेयर बोला है वो कितनी वैल्यू, और एक बार ट्रांस गिफ्ट बोला ना, ग्रेटर देन 50,000। ग्रेटर देन 50 और गिफ्ट। हाँ, ईसोप देते हैं वो ना, हाँ कि मैम 50,000 से अबव है तो मन में आ रहा है कि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर दूं? ईसॉप होके सैलरी में भी टैक्सेबल हो सकता है ना, क्योंकि हाँ। सैलरी गिफ्ट का तो एक कंडीशन है। स्पेसिफिकली समझो, ये ट्रांसफर, ये जो क्लॉज है ना, हमने बोला था गिफ्ट देंगे गिफ्ट देंगे, तो इस पे तुम ट्रांसफर नहीं मानना, बट यहाँ स्पेसिफिकली बोलना है जब ईसॉप तुम गिफ्ट की तरह क्या दोगे, शेयर्स दोगे अपने एम्प्लॉय को। तो जब अपने एम्प्लॉय को तुम शेयर्स दोगे, ईसॉप में दोगे, तब यहीं पे कवर होगा। मतलब ये नहीं बोलूंगी मैं कि दिस इज नॉट ट्रांसफर, दिस इज ट्रांसफर। तो ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। पहला तो क्या हुआ मैम, कैपिटल एसेट गिफ्ट दी। अब तुम सिर्फ सुनते जाओ, कैपिटल एसेट गिफ्ट दी, ठीक है मैम, ये कैपिटल एसेट ईसॉप नहीं है।
कैपिटल एसेट गिफ्ट दी, ईसॉप नहीं है, 50,000 से कम या 50,000 तक की दी, तब तक वो रहेगी अदर सोर्स में। मैम कैपिटल एसेट गिफ्ट दी, ईसॉप नहीं है, ग्रेटर देन 50,000 है, तब भी वो अदर सोर्स में, लेकिन अब टैक्सेबल है। मैम अगेन गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट दिया? ईसॉप गिफ्ट दिए, वो ट्रांसफर है, वो यहीं पे आएगा। फिर मैम अगेन हमने गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट दिया? मैंने गिफ्ट दी मेरी पर्सनल कार। क्या क्या बोल रहे हो मैम? मैंने अपनी पर्सनल कार गिफ्ट दी, ठीक है, वो 1 लाख रुपीस की है। अब कहाँ लेके जाओगे? बहुत ध्यान से, मैंने मेरी पर्सनल कार दी, 1 लाख रुपीस की है, अब कहाँ लेके जाओगे? नहीं, दोनों हेड में कवर नहीं होगी मैम। सबसे पर्सनल पहले चीज Salary. पर्सनल कार नॉट बोल रहा है, कंसिडर्ड। कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल है, कैपिटल नहीं। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट नहीं है तो 56 to 10 लग नहीं सकता, ठीक है। कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं लग सकता, दोनों ही नहीं लग सकते, तो यहाँ पे टैक्स की बात ही नहीं आ सकती। तो पता है क्या था? ये सड़ा सा एक वर्ड है गिफ्ट, और क्या हो गया? इधर से जोड़ दिया अदर सोर्स में, इधर से जोड़ दिया एक कैपिटल एसेट मूव कर दी, तो वो कहीं पे कहीं का भी नहीं रहा। तो व्हेन यू डू डीटी ऐसे ब्रांचेस निकालने पड़ते, ठीक है। तो अब गिफ्ट को क्या मार्क करोगे? बाकी सब चीजें तो फालतू थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? गिफ्ट। अब वहां गिफ्ट के वहां क्या लिखोगे? लिंक इन टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 56 to 10। तो गिफ्ट के वहां क्या लिखोगे? लिंक इट टू 56 to 10। एंड इफ नो कैपिटल एसेट, नो सेक्शन अप्लाइज। ये भी लिख के रखो तो याद रहेगा। इफ नो कैपिटल एसेट, नो सेक्शन अप्लाइज। तो गिफ्ट में कितनी सारी चीजें हो गई? ईसॉप वाला पॉइंट हो गया, अगर कैपिटल एसेट ही नहीं है तो भी एक पॉइंट हो गया। तो ये ब्रांचेस खुलेंगी तुम्हारी। डन। अब मेरी 100% होल्डिंग कंपनी अपनी इंडियन सब्सिडरी को कुछ देती है, या फिर मेरी इंडियन सब्सिडरी अपनी 100% होल्डिंग को कोई कैपिटल एसेट देती है, तो यहाँ पे क्या नहीं है? ये ट्रांसफर नहीं है। सिंपल सी बात, कुछ इसमें एलोब्रेशन है ना? कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा बस तुमको पढ़ लेना चाहिए, 100% होल्डिंग कंपनी अगर इंडियन सब्सिडरी को देती है, इंडियन सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को देती है, बट कंडीशन बस इतनी सी है कि ये 100% ही होना चाहिए। अगर मैं 100 से 1% भी कम कर दूंगी तो ये ट्रांसफर है। और आईसीआई क्या करेगा? एडजस्टमेंट देना है तो 90% इज होल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी एंड कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया। भाई लगेगा कैपिटल गेन, क्यों नहीं लगेगा? लगेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 100% की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। समझ में आया? तो बस हाईलाइट क्या चाहिए मेरे को? लेस देन 100% इट इज बस। तो ये क्या हो गया? होल्डिंग और इसका। अब फिर से यहाँ पे लिखा कोई भी कैपिटल एसेट अगर एमालगमेटेड कंपनी अपनी एमालगमेटिंग कंपनी को दे रही है, बस वो एमालगमेटिंग कंपनी फिर से कौन चाहिए? इंडियन। ठीक है। और साथ में यहाँ पे पुराने शेयर होल्डर्स कितने होने चाहिए? 75%। तो यहाँ पे सिर्फ कंडीशंस हैं जो तुमको ध्यान में रखनी है। एमालगमेशन के केस में 75% वाली कंडीशन है, वहां 100% की नहीं है, वो सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी में। एमालगमेशन के केस में पुराने शेयर होल्डर 75% चाहिए। कोई भी एसेट ट्रांसफर करो, हमसे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसको ट्रांसफर कर रहे हो तो इंडियन होनी चाहिए। तो ये भी क्या है? ट्रांसफर नहीं है। एक बार इसको पढ़ लो। सेम ऐसा फिर किसका आएगा? डीमर्जर का भी। पेज नंबर 58 कॉम्पैक्ट में।
मैम ये आपने 75% इंडियन ट्रांसफर में बताया था आपने, फिर से बोलो। जो आपने 75% वाली क्राइटेरिया बताया ना, 75% सेम होने चाहिए, ये आपने मैम कौन से केस में बताया? अमलगमेशन। आई गेस मैंने डीमर्जर का बोल दिया, वो 25 है। अब मेरे को बताना, हाँ मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इट इज 25 नॉट 75, डीमर्जर में 75 है, ठीक है। अब मैं कुछ लिख रही हूँ, तुम मुझे थोड़ा सा समझाना कि ये जो भी है क्या है भैया, ट्रांसफर है भी या नहीं है, वो सोचते हो, ठीक है। मैम पहली कंडीशन क्या बोली थी, सबसे पहले एमलगमेशन होना चाहिए। अब मेरी बात थोड़ी सी ना, थोड़ा सा मैं जानबूझ के डिटेल में ले जा रही हूँ, बिल्कुल मैं बोलिए जानबूझ के, ठीक है। एमलगमेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एमलगमेशन? एमलगमेशन मतलब सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी का ट्रांसफर होना। पढ़ा है कहीं पे एमलगमेशन वर्ड याद आता है? तुमने एमलगमेशन पढ़ा है, डीमर्जर, एमलगमेशन, उसके मीनिंग को पढ़ा है, उसकी कंडीशंस को पढ़ा है, जिसमें बोला जाता है एमलगमेशन मतलब सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रांसफर होना जरूरी है। सेक्शन ऑफ एमलगमेशन करा है। अब पता है मैं क्या करूं, सबसे पहले देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगी, पहले सीधे चलते हैं, जो लिखा है उस पे आती हूँ मैं। दिख रही है तुमको स्क्रीन? यस। एमलगमेशन है, ठीक है। इस एमलगमेशन में क्या बोला है, कोई भी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करना, ठीक है। कोई भी कैपिटल असेट किसको ट्रांसफर करेंगे मैम? एमलगमेटेड कंपनी को, ठीक है। अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर करे अमेलगमेटेड कंपनी को, अब दो चीज होगी मैम, ये अमेलगमेटेड कंपनी मेरी इंडियन कंपनी और ये अमेलगमेटेड कंपनी मेरी फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। अमेलगमेशन तो किसी के भी साथ हो सकता है। अब वो बोलते हैं बस इतना याद रखना, अगर इंडियन कंपनी है तो कम से कम क्या होना चाहिए, 25% शेयर होल्डर्स कंटिन्यू करने चाहिए, पहला, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोली है, such transfer does not attract tax in country in which amalgamating company is incorporated। जहां पे भी मेरी amalgamating company incorporate हुई है, वहां पे ऐसे ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं तुम्हें तरीका से बता रही हूँ, एक तो सीधी बात बस बोली है कि इंडियन कंपनी होना चाहिए, और दूसरी बात बोली है 25% कम से कम पुराने शेयर होल्डर होना चाहिए, और जहां पे ये अमेलगमेटिंग कंपनी है ऐसे ट्रांजैक्शन पे वहां टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब आईसीआई के नए एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो अमेलगमेटिंग कंपनी जो है, अमेलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है, लेकिन शेयर होल्डर्स कितने हैं अब? 24% शेयर होल्डर्स ही हैं पुराने, वहां पे ऐसी चीजों पे टैक्स नहीं लगता है। क्या ये ट्रांसफर है? यस और नो? हो गया, एटलीस्ट 25%। एटलीस्ट बोला था, ठीक है। फिर दूसरा, मैम ये है इक्वल टू 25%, अच्छी बात, ये इंडियन कंपनी भी है, लेकिन वहां पे ऐसे ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है, क्या ये ट्रांसफर है, हाँ या ना? हाँ। हाँ। क्योंकि जब दूसरे लोग, तो उस कंट्री के लोग टैक्स ले रहे तो इंडिया क्यों छोड़ेगा, या फिर जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेटेड है वो टैक्स ले रहे तो हम क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। और मैम ये इंडियन भी है, ये ग्रेटर देन 25% भी है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, ट्रांसफर है या नहीं? नहीं। मैम वहां टैक्स लगता है, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो पता है कुछ नहीं है, जो तुम पढ़ रहे हो उसकी ऐसे क्या खोलते जाओ, पढ़ते खोलते जाओ, दिस इज ऑल योर न्यू एडजस्टमेंट्स। समझ में आया? अब तुम्हें एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या था, ये 3 वर्ड्स पूरे, इसमें ये तीनों अगर एंड है तो यस ये ट्रांसफर नहीं है, अदरवाइज एक चीज भी मिस हो गई तो ये ट्रांसफर बन जाएगा, और ट्रांसफर बन गया तो कैपिटल गेन है, ठीक है। अब सुनना मैम, एमलगमेशन हो रहा है, ठीक है, एमलगमेशन हो रहा है,
स्टॉक इन ट्रेड दिया हमने इंडियन कंपनी को, एमल्गमेशन में तो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी जाती है ना भाई साहब। हमने इंडियन कंपनी को स्टॉक इन ट्रेड दिया, 25% से ज्यादा शेयर होल्डर है मैम, वहां पे टैक्स नहीं लगता मैम। सबसे पहली चीज, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो यहाँ पे अब तुम्हारी एक मिस्टेक बता रही हूँ, जब भी तुम लिखते हो ना कि नहीं यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तुम लोग क्या लिखते हो, बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसफर। क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं, अरे भाई गलती मत करो, ये ट्रांसफर तो है बट ये कैपिटल एसेट नहीं है। जब तुम रीजन लिखते हो ना, सबसे बड़ी मिस्टेक कहीं ना कहीं तुम्हारे रीजन लिखने में होती है। लिखना क्या है कि बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट देयरफॉर इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कैपिटल गेन के चैप्टर में एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और हम लिख के आते हैं क्या, बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसफर। तो वो तुमको पता था सब कुछ, पर तुम रीजन क्या लिख के आए, एकदम बेकार। तो तुम्हें मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो स्पेसिफाई द रीजन कि ये रीजन है इसलिए यहाँ पे क्या नहीं लग रहा, तुम्हारा कैपिटल गेन नहीं लग रहा। आया समझ में? ठीक है, फर्स्ट डे है, स्लो भी चलना हो, मैं ज्यादा लिखवा नहीं सकती हूँ, तुम समझ सकते हो। तो एटलीस्ट आई कैन गिव यू ऑल द अंडरस्टैंडिंग एंड रीजन कि कैपिटल गेन टफ नहीं है, बट ऐसे होता है। जब तुम बोलते हो ना न्यू एडजस्टमेंट, तो ये सब न्यू एडजस्टमेंट। अब तुम बनाने बैठो, जितने बनाने बना लो सारे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ तक तो बात समझ में है। फिर और क्या है, ऐसे और भी अमलगमेशन है। और क्या है, हम कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूट से मर्ज हो रही है। रीड ओनली कर दो इसको। बैंकिंग कंपनी मर्ज हो रही है, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। हाँ भैया ये ट्रांसफर नहीं है, रीड ओनली। अब मुझे कोई ये समझाओ, ये वाला क्या है? सरेंडर ऑफ शेयर्स इन द amalgamating company by shareholders of amalgamating company to amalgamated company। क्या लिखा है ये 59 पे, अच्छे से समझा। अफरीद पूछने वाली हूँ मैं, पेज नंबर 59 पे। फाइनल रिजल्टेंट शुड बी इंडियन कंपनी होना चाहिए। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है यहाँ पे। मींस वैसा समझाया। आई वांट एंटायर ओवरऑल, वो जो भी लिख के रखा है, आई वांट द मीनिंग, क्रक्स। कौन सा? पेज नंबर 59, सरेंडर ऑफ शेयर्स इन amalgamating कंपनी। मैम ये तो वो हो गया ना, जैसे अगर मैं मान लो मैंने उसके अंदर शेयर होल्डिंग कर रखी है तो मेरे लिए वो एग्जाम्प्ट हो गया। अगर मैंने कुछ 5-10 शेयर अपने हेल्ड कर रखे हैं तो मेरे लिए वो ट्रांसफर एग्जाम्प्ट, क्योंकि मेरे को भी अपने वो शेयर्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। सोचो अच्छे से, अगर मैं ऐसे समझाऊंगी तो तुमको कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। ये समझो कि आई एम द स्टूडेंट, आई वांट टू नो कि क्या लिखा है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए तक। जैसे अगर कोई कंपनी अमलगमेट हो रही है, ए लिमिटेड है, मैंने उसके अंदर अपने 1 लाख शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, तो जब मेरी ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अंदर मर्ज होगी तो मेरे को अपने 1 लाख शेयर्स भी ट्रांसफर करने होंगे। तो वो अब मेरे सरेंडर करने पड़ेंगे कि मुझे नई कंपनी के शेयर्स दे दो। राइट, तो वो सरेंडर एग्जाम, वो शेयर का ट्रांसफर एग्जाम कर दिया है। बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। वो साइड में वो कंडीशन की अलॉटमेंट एंड ऑल की वो समझो कुछ भी नहीं है, सड़ी सी बात है, ऑलमोस्ट सही है, कुछ गलत है ही नहीं उसमें। देखो भैया, ये कंपनी ए है, हाँ बोलो, ये कंपनी बी है, हाँ। अब क्या हो रहा है, ए कंपनी इसके अंदर होने जा रही है एमलगमेट। यहाँ मेरा छोटा सा शेयर होल्डर है, इसके पास क्या है, ए कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, जैसे ये कंपनी कहाँ चली, बी कंपनी में मर्ज होने, इसको भी क्या करना पड़ेगा, बी कंपनी को अपने पुराने शेयर्स देने पड़ेंगे एंड बी कंपनी उसको अपने शेयर्स दे देगी।
इसको बोलते हैं सरेंडर। अपने पुराने शेयर्स को बेचारा क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा। अब ये तो शेयर होल्डर की बात हुई। हो सकता है ऑलरेडी इस ए कंपनी ने ए कंपनी की बात कर ली, खुद ए कंपनी इस बी कंपनी की शेयर होल्डर नहीं हो सकती? कंपनी भी तो शेयर्स होल्ड करती है तो उसी कंपनी में। मैम नहीं दिख रही है बोर्ड स्क्रीन। मींस तक है बहुत जल्दी बोलते हो यार तुम लोग। फ्लो फिर आपका। अभी हाँ ठीक है। मेरी पूरी ड्राइंग वेस्ट हो गई ना ऐसे मूव वूव करके। ये ए कंपनी, ठीक है, ये बी कंपनी, ये हमारा शेयर होल्डर जिसके पास ये शेयर है। जैसे ही ए कंपनी कहाँ गई, बी कंपनी के साथ एमलगमेट होने गई, ये टुकुर टुकुर ये भी चल दिया। ये अपना पुराना देगा शेयर और इनसे बोलेगा बी कंपनी मुझे अपने नए शेयर दे दो, जिसको बोलते हैं सरेंडर करना। इतना समझ में आया? हाँ। ये तो ए कंपनी में शेयर होल्डर था, खुद ए कंपनी। ये भी तो क्या हो सकती है, बी कंपनी की शेयर होल्डर। खुद कंपनी ने क्या करा है, 20% शेयर होल्ड कर रखे हैं बी कंपनी के। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब ये अमेलगमेशन होता है ना, तो ये 20% शेयर को हटा दो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुम खुद ही तो उस बी कंपनी के शेयर होल्ड करके बैठे हो। अब ये ए कंपनी देगी इसको वही शेयर्स जो बी कंपनी के, अब बी कंपनी वापस उसको अपने ही शेयर देगी। क्या मतलब है? जब तुम्हारे पास है ना बी के ही तो शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उसको हटा दो, बस वो ये लिखा है। उसको हटा के बाकी जो ये एक्सचेंज चल रहा है, ये भी क्या है, ये एक्सचेंज ही तो है। ये रहे मेरे पुराने शेयर्स, तुम मुझे तुम्हारे नए शेयर्स दे दो बी कंपनी। दिस इज ट्रांसफर, दिस इज एक्सचेंज, बट ये एक्सचेंज ट्रांसफर नहीं कहलाता है। अंडरस्टूड? आया? डन। अब तक अपन ने क्या किया मैम? गिफ्ट, क्या गिफ्ट ट्रांसफर है ना? बट मैम ईसॉप वाला ट्रांसफर ऑलवेज है ना मैम? चाहे पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ करो या फिर फुल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ करो, ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, फिर मैम एमलगमेशन करवा देते हैं। एमलगमेशन एक कंपनी दूसरी कंपनी से करती है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी एमलगमेशन के रिस्पेक्ट? 25% कंपनी 100%। 20% उस कंट्री में जहां पे भी वो इनकॉर्पोरेटेड है, क्या चाहिए वहां पे? टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, फिर हमने और क्या किया था? एक होल्डिंग कंपनी अपनी 90% शेयर होल्डिंग वाली कंपनी को अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है तो ये ट्रांसफर नहीं है। 100%। गलत 100% अगर ट्रांसफर होल्डिंग करना अपनी चाहिए। 100% सब्सिडरी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है तो ये ट्रांसफर नहीं। और उल्टा भी हो जाए, सब्सिडरी होल्डिंग को दे तो भी क्या है, ये ट्रांसफर नहीं। आए यहाँ तक समझ में? ठीक है, जागो मोहन प्यारे सब लोग। डीटी है और ऊपर से कैपिटल गेन्स पढ़ रहे हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? व्हाट जोक आई कैन क्रैक फॉर यू? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और रात के टाइम डीटी की क्लास, यही रीजन है कभी नहीं ली जाती। कभी भी रात के टाइम डीटी की क्लास अगर हो तो समझ जाना आधे टाइम तुम सो जाओ। तो चाहे तुम थके हो, एक्सर्शन हो या नहीं हो, ऑटोमेटिक थकान होती है। ठीक है, चलो अभी तो बहुत पढ़ना भी है क्योंकि 3 दिन ही है। 3 दिन में कैपिटल गेन को अपने को खत्म करना है, वो भी अच्छे से। चलो अब थोड़ा सा इजी इजी पे आते हैं। इजी वाले क्या है? सीधी बात, म्यूचुअल फंड स्कीम के कुछ यूनिट्स मेरे पास हैं, मैंने उन यूनिट्स को दिया और नए यूनिट्स ले लिए, एक्सचेंज कर लिया। इसको तुम ट्रांसफर बोलोगे? कंसोलिडेशन हो रहा है 2 म्यूचुअल फंड की स्कीम का और नए तुमको यूनिट्स दिए जा रहे हैं, क्या ये ट्रांसफर है? नहीं। तो फालतू की चीजें कहाँ पे पता है चालू होती है? नोट डाउन कर लो, तो तुम्हें बस पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। पहले मैं एक कैटेगरी बता देती हूँ कि एक कैटेगरी में क्या है। हमको अभी जो सबसे काम का करना होगा कन्वर्जन ऑफ एंटिटी, इसको एक कैटेगरी लिखो। कन्वर्जन ऑफ एंटिटी, पेज नंबर 60 पीयूष, पेज नंबर 60 कन्वर्जन ऑफ एंटिटी, इसके क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सिर्फ रीड ओनली करना है, 7th वाला पॉइंट है ना, नॉन रेसिडेंट के केस में, क्योंकि ऑलरेडी तुम एनआर टैक्सेशन में ये सब पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ा है। जीडीआर का ट्रांसफर, एक एनआर दूसरे एनआर को जब जीडीआर ट्रांसफर करता है उसको ट्रांसफर नहीं बोलते, ये सब तुमने किया हुआ है। कहाँ पे? एनआर टैक्सेशन। तो 7th वाला ट्रांसफर इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, वो भी रीड ओनली पे लेके जाओ।
देन इसके बाद मैं तुम्हें प्रेफरेंस शेयर देती हूँ, तुमसे इक्विटी शेयर ले लेती हूँ, एक्सचेंज क्या ये ट्रांसफर है? नहीं। तो ये जो 9th वाला है ना, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, रीड ओनली, इसको पॉइंट आउट कर लो, रीड ओनली। देन ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप राइट, रीड ओनली। तो मतलब जो कन्वर्जन लिखा है अनलिस्टेड वाला, वो ए कैटेगरी है, फिर तुम्हारा सोल प्रोप्राइटर टू कंपनी ए कैटेगरी है, और फॉर्म टू कंपनी ए कैटेगरी। फिर इसके बाद जो लिखे ना, तुम खुद ही बताओ। नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीज मुझे कोई मिल गई, मैंने यूनिवर्सिटी में दे दिया, मैंने म्यूजियम में दे दिया, तुम पढ़ चुके हो ना। मेरे को क्या हुआ, मेरे घर के गार्डन में से सोने का बॉक्स मिल गया, मैं होती तो मैं कभी गवर्नमेंट को वापस नहीं देती, बट बाय चांस के लिए मैं बहुत ईमानदार और एक्स्ट्रा, मैंने गवर्नमेंट को वो सोने का बॉक्स जाके दे दिया। क्या ये ट्रांसफर है? नहीं मैडम। ऐसे तो गवर्नमेंट भी दया करेगी ना, एक तो तुम ला के दे रहे हो, तो उसको बोलते कि ये ट्रांसफर नहीं है। तो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं वो ट्रांसफर नहीं होती है। ये सारी फालतू की चीजें कहाँ लिखी है? 10, 11, 12, 13, 14, ये सब के सब क्या है? रीड ओनली है। अब इसमें हाईलाइट क्या करना है? रिवर्स मॉर्गेज वर्ड, नेशनल इंपॉर्टेंस वो वर्ड याद है, तुम्हें कुछ लिखने को नहीं आएगा। तो हाईलाइट क्या करोगे? नेशनल इंपॉर्टेंस, एक चीज कहाँ पे देखो 10th वाले पे क्या हाईलाइट करोगे? सिर्फ सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड, ये वर्ड याद होना चाहिए कि सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड का ट्रांसफर इज नॉट ट्रांसफर, रटने बैठना मत। सेकेंड 11th वाले पे क्या लिखा है? स्टॉक लेंडिंग स्कीम। कई बार हम अपनी सिक्योरिटीज को भी किराए पे दे सकते हैं, तो अगर आप किराए पे अपनी सिक्योरिटीज देते हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर। तो सिर्फ हाईलाइट स्टॉक लेंडिंग स्कीम बस। फिर वही नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीज को सिर्फ नेशनल म्यूजियम कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाईलाइट नेशनल म्यूजियम, पॉइंट नंबर 12। सारी नेशन वाली इंपॉर्टेंस की चीजें अगर तुम गवर्नमेंट को जाके दे रहे हो तो वो कैपिटल गेन नहीं लगा। 13 इंपॉर्टेंट, 13 में क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। सुनना मेरी बात, लैंड ट्रांसफर कर रही है सिक इंडस्ट्री कंपनी। किसको ट्रांसफर कर रही है? जो मैनेज किया जाता है उसके वर्कर्स के थ्रू, ठीक है। तो एक सिक कंपनी क्या है? जिसको लॉसेस है। तो अगर एक सिक कंपनी लैंड ट्रांसफर करती है, किसको ट्रांसफर कर रही है वो नहीं, बस अगर एक सिक कंपनी ने लैंड ट्रांसफर की है तो बोलते वो ट्रांसफर नहीं है। अब बात समझना, सिक कंपनी है, हाँ मैम, वो ट्रांसफर कर रही है बिल्डिंग, ऐसे लिख के दे रहा है, बिल्डिंग इज ट्रांसफर्ड बाय द सिक कंपनी विच इज मैनेज्ड बाय इट्स वर्कर्स। तुम बिल्कुल भावनाओं में, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एज कवर्ड अंडर द सेक्शन। वहां स्पेसिफिकली एक ही चीज लिखी है, लैंड। मैम वो अर्बन लैंड ट्रांसफर कर रही है, सुनना अब ध्यान से, अर्बन लैंड ट्रांसफर करती है सिक इंडस्ट्री कंपनी। बात अर्बन लैंड की ही तो होगी, रूरल तो वैसे ही कैपिटल एसेट नहीं है। समझ में आई बात? अब मेरी बात सुनो, आईसीआई ने पता है क्या दिया, तुम क्या लिख के आओगे और आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करेगा? सिक इंडस्ट्री कंपनी ट्रांसफर रूरल एग्रीकल्चर लैंड विच इज मैनेज्ड बाय इट्स वर्कर्स। जो और कंडीशन है, मतलब सब कंडीशन फुलफिल हो गई भैया। सिक इंडस्ट्री कंपनी इज ट्रांसफर्ड बाय, वही सिक इंडस्ट्री कंपनी ने लैंड ट्रांसफर की, रूरल एग्रीकल्चर लैंड दैट इज मैनेज्ड बाय इट वर्कर। अब तुम लिख के आ रहे हो, क्या लिख के आ रहे हो? इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तुम क्या लिख के आए आंसर? इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर बिकॉज इट इज कवर्ड इन द पॉइंटर्स कि ये ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, पता है क्या होगा? आंसर गलत, 100% गलत। क्यों? यहाँ पॉइंट ये नहीं था कि वो ट्रांसफर ही नहीं है, ये तो ट्रांसफर है, बट यहाँ पे वो कैपिटल एसेट की बात चल रही है। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या नहीं होती? कैपिटल एसेट ही नहीं होती। पता है क्या? पता तुम्हें भी था,
बट क्या गड़बड़ हो गई, रीजन गलत है, तो रीजन गलत है तो तुम्हारा आंसर गलत ही होगा। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लिखना, ये वाला हाईलाइट करो और लिखो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नॉट कैपिटल एसेट, तो वो रीजन ये आएगा। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड लिखा है तब लिखोगे इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। आई ये बात समझ में? अभी तक इतना समझ में आया? अब फिर से इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से। सिक इंडस्ट्री में हम कौन सी होती है जिसको लॉसेस हो रहे हैं? बीमार तो तभी भाई जिसको लॉसेस हो रहे हैं। अब लॉस का पीरियड कहाँ से चल रहा है? 1 अप्रैल से हम ले लेते हैं 20 जुलाई तक लॉसेस ही थे, मतलब उसके नेटवर्थ से ज्यादा तो उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे। बहुत ध्यान से सुनो, 1 अप्रैल से 20 जुलाई तक accumulated losses were greater than the net worth। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इस पीरियड के अंदर उसने लैंड ट्रांसफर की अर्बन, क्या ये ट्रांसफर है? ये 1 अप्रैल से 20 जुलाई के अंदर, इस पीरियड के अंदर ही लैंड ट्रांसफर हुई है, क्या ये ट्रांसफर है? फिर से बोलो क्वेश्चन। सिक का मतलब क्या है? बीमार कब है? जब उसके लॉसेस ज्यादा है, नेटवर्थ से ज्यादा उसके लॉस है, तब तक ही बीमार रहेगी। तो मैं बोल रही हूँ 1 अप्रैल से ऐसा टाइम चालू हुआ था, हमारे ऊपर शनि चढ़ गया था, लॉसेस बढ़ना चालू हुए, और ये 1 अप्रैल से 20 जुलाई तक लॉसेस आर ग्रेटर देन द नेटवर्थ। 20 जुलाई के बाद पॉजिटिव हो गया सर, मतलब तब हम बीमार ही नहीं रहे। सिक कब होते? जब लॉस होते हैं। अब उसके बाद 20 जुलाई के बाद आप बीमार नहीं हो, ठीक है। अब 1 अप्रैल से 20 जुलाई के बीच में अर्बन लैंड ट्रांसफर हुई थी, क्या ये ट्रांसफर है? ट्रांसफर है मतलब नहीं है एक्सेप्ट 47 के अंदर। तब तक वो सिक कंपनी थी। अब पता है आईसीआई ने क्या लिखा है, इसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस कम हो गए नेटवर्थ से, किस दिन? 20 जुलाई के दिन, एंड दे ट्रांसफर्ड द लैंड ऑन 21 जुलाई। अब तुम लिख के आ रहे हो क्या? नो दिस इज नॉट ट्रांसफर। अरे भाई दिस इज ट्रांसफर, क्योंकि जब तक आप सिक हो तब तक ही ट्रांसफर नहीं हो, और अगर आप सिक नहीं हो तो ये ट्रांसफर है। ये बात समझ में? एनालिसिस सारा समझ में आ रहा है? अब क्या है, हाँ। हो बन गई। देखो समझो, पहली चीज सिक कंपनी, दूसरा वर्कर्स मैनेज करे उस कंपनी को, तीसरा लैंड तो है लेकिन अर्बन लैंड ट्रांसफर होनी चाहिए, वो लिखा नहीं लेकिन समझ में आ गया कि क्या ट्रांसफर होना चाहिए, अर्बन लैंड। ठीक है, 3 चीजें हो गई। फिर चौथा, ये किस पीरियड के बीच में लैंड ट्रांसफर होनी चाहिए? जब वो एक्चुअल में सिक है, सिक को मतलब जब तक उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर ग्रेटर देन द नेटवर्थ, ये चारों कंडीशन फुलफिल होती रहेगी, वो ट्रांसफर नहीं। एक कंडीशन भी बाहर गई, ये ट्रांसफर। अब मैं फिर से बोल रही क्वेश्चन, रूरल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ सिक कंपनी इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द पीरियड when it becomes after the period when their accumulated losses were less than net worth. Rural agriculture land of sick company was transferred after the period when accumulated losses were less than the net worth. Comment. नॉट अ कैपिटल एसेट तो नो कैपिटल गेन। अर्बन मैम फालतू बातें तो आगे की हो गई, सीधी बात की शुरुआत ही इस चीज से थी कि कैपिटल एसेट की। बट अगर मैं रूरल की जगह सारी लाइनें सेम है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड of sick companies transferred when net asset becomes less than net worth of becomes greater than the accumulated losses. ट्रांसफर इज अब पक्का ये ट्रांसफर आया समझ में? तो इम्पोर्टेंट क्या है? 13, और these are all the analysis done. मैम
मैम जब वो सिक कंपनी नहीं रही, मतलब उसके अक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए, नेट वर्थ से ज्यादा का उसका हो गया, है ना। तो 20 तारीख का आपने बताया था कि 20 तारीख के बाद से वो प्रॉफिट में आ गई, तो अगर 21 जुलाई को ट्रांसफर करा तो वो ट्रांसफर है, लेकिन अगर 20 जुलाई तक ट्रांसफर करा है तो वो ट्रांसफर नहीं है। क्योंकि तब तक तो लॉसेस उसके थे ना ज्यादा, वो 6 थी। हाँ मतलब वो सिक थी, सिक जैसी खत्म हुआ वैसे ही ट्रांसफर आ गया वो। अब सुनना ना, my land is situated in 2 kilometers from the municipal area। अब मैं दो चीजों को जोड़ दूं, इधर रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोल रही हूँ मैं, वो डेफिनेशन को जोड़ देती हूँ। एक लैंड है जो 2 किलोमीटर्स के अंदर है और उसकी पॉपुलेशन कितनी आ रही है, 9,000। तो मैंने पता है क्या किया, उधर से उठा ली वो डेफिनेशन, और इधर से क्या उठा लिया, किसी कंपनी ऐसी किसी लैंड को ट्रांसफर कर रही है जो 2 किलोमीटर के अंदर आती है, 9,000 की पॉपुलेशन है। पहले तो ये सोचना पड़ेगा क्या ये रूरल लैंड है। यस ठीक है, पहली चीज तो अगर ये रूरल लैंड है तो तुम्हें बताया कि ये रूरल लैंड है क्योंकि ये 2 किलोमीटर के अंदर आती है म्यूनिसिपल के, फिर उसका लेस देन 10,000 पॉपुलेशन 9,000 ही है, तो ये तो रूरल है, और रूरल को आप ट्रांसफर करते हो तो क्या हो जाता है, नॉट ए कैपिटल। नोट। अब अगेन सिक इंडस्ट्री ट्रांसफर, अब तुमको मैं बोल रही हूँ, हाँ अच्छे से सुनना, अगेन सिक इंडस्ट्री ट्रांसफर अ लैंड, ठीक है, सिक इंडस्ट्री ट्रांसफर अ लैंड दैट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस बिटवीन लॉस वाला पीरियड, वो लॉस वाला पीरियड ही चल रहा है उनका, और उन्होंने वो लैंड ट्रांसफर की जो कमर्शियल पर्पस की थी। ट्रांसफर है या नहीं है? नहीं है ट्रांसफर। नाइट नोट ट्रांसफर। नो मैम। कमर्शियल पर्पस रेलेवेंस नहीं है कमर्शियल। सीख है ना, लेकिन सिक इंडस्ट्री है, लैंड ट्रांसफर कर रही है कमर्शियल पर्पस वाली। लैंड चाहिए वहां पे तो कमर्शियल हो जाएगा। लैंड का, हाँ कमर्शियल उसका नहीं, कुछ उसका मतलब ही नहीं है, वहां तो सिर्फ लैंड चाहिए थी, और वो अर्बन लैंड फॉर एनी पर्पस हो सकता है। तो पता है लैंड के ऊपर क्या लिखोगे, अर्बन लैंड फॉर एनी पर्पस, फिर वो कमर्शियल हो कि एग्रीकल्चर हो वो तो मैटर ही नहीं करता था। अब ये सारी चीजें क्या, सिर्फ दिमाग चल रहा है अपना, ठीक है, आ गया। फिर 15, 16, 17, 18, 19 रीड ओनली पे जाओ। 15, 16, 17, 18, 19 रीड ओनली। कल मैं पूछूंगी तुम्हें, ये लर्न होने चाहिए रीड ओनली, ठीक है। ये काम का है क्या, मैं क्या ले रही हूँ, दो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को मिक्स कर रही हूँ, कंसोलिडेशन बोलते, कंसोलिडेशन एक जैसी कुंडली वाले का करो, मतलब इक्विटी से इक्विटी मिक्स करके अगर इक्विटी की कोई स्कीम बना रहे हो तो ये ट्रांसफर नहीं, क्योंकि नया कुछ नहीं, एक जैसे लोग मिल गए ठीक है, लेकिन इक्विटी के साथ तुम क्या कर रहे हो, डेट जोड़ रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो, कुछ और बना रहे हो, तो ये दो अलग अलग चीजों को जोड़ा है आपने। तो जब भी दो अलग अलग वेराइटी को जोड़ोगे तो वो ट्रांसफर है। इक्विटी 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 बनाएगा चलेगा, डेट 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 बनाएगा वो भी चलेगा, लेकिन डेट और इक्विटी मिक्स हो गए ये नहीं चलेगा। तो एक जैसी कुंडली मिक्स होगी, तो एक जैसी कुंडली के मिक्स होने पर ये ट्रांसफर नहीं होता है। तो मैं ऐसी लैंग्वेज क्यों बोल रही हूँ, वो याद रहती है कि ऐसा है उसका क्रक्स। तो अब इसको लास्ट वाला 20 अभी के अभी कर लो। मैम हम्म मैम अगर अर्बन लैंड ट्रांसफर हो रही है लॉस पीरियड के अंदर, है ना, तो वो चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर नॉन एग्रीकल्चर हो, वो ट्रांसफर होगा ही नहीं ना। हाँ सही है। अब सुनो, मेरी बात सुनो अच्छे से, रूरल लैंड है, अभी मैं एक और चीज बता देती हूँ, रूरल लैंड ट्रांसफर की सिक कंपनी ने, सिक कंपनी ने रूरल लैंड ट्रांसफर, तुम समझो एग्रीकल्चर वाली कैपिटल असेट नहीं है,
पर एक नॉर्मल रूरल लैंड जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है वो कैपिटल एसेट नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा। एक लैंड के ऊपर कितनी चीजें, सुनो, एक सिंपल लैंड है पहली चीज, फिर लैंड को कर दिया मैंने रूरल लैंड। उसने ये कहाँ लिखा है कि कैपिटल एसेट में रूरल लैंड ही कवर नहीं होगी, लिखा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड कवर नहीं होगी। और मैम रूरल लैंड कमर्शियल पर्पस वाली वो कैपिटल एसेट है। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है? डीटी में पढ़ना है ना तो कुछ नहीं, डीटी के वर्ड्स को समझो। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन डज नॉट कवर रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वहां ये नहीं लिखा कि रूरल लैंड ही कवर नहीं होगी। अगर कोई रूरल लैंड है तो वो है कैपिटल एसेट, बट रूरल लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। आया समझ में? और पता है कितनी माइन्यूट, सारी माइन्यूट मिस्टेक है तुम्हारी। व्हेन यू से डीटी कट पेपर टफ है, पेपर टफ नहीं, वो वर्डिंग भरी हुई नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अब तुम्हारा कल के लिए काम क्या रहेगा, आधे घंटे देने हैं, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन की है। देखो मैं इतना ही क्रक्स अभी दे सकती हूँ इसका, ठीक है? लिखने पे जाएंगे तो ये 7-8 दिन लग जाएंगे सिर्फ कैपिटल गेन को, वो पॉसिबिलिटी रखनी भी नहीं कैपिटल गेन के लिए। तो जो बताया है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन एक बार अच्छे से करना, जो हाईलाइट किया है, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, वो अच्छे से करना। कल की क्लास सबसे मेन होगी क्योंकि उसमें ही सारे क्वेश्चन रिलेटेड चीजें आएंगी, बट ये बेस था, ठीक है? ओके चलो, तो कल फिर मिलेंगे। माइट भी कल 8:30 हो क्लास, क्योंकि थोड़ा सा मुझे 4 दिन में एनी हाउ कंप्लीट भी करना है 31 तक, ताकि 1 सितंबर से कुछ नहीं, ठीक है? चलो मैम हमें ये जो आज करा है उसे सिर्फ रिवाइज करना है, लिखना नहीं है ना? रिवाइज कैपिटल गेन लिख के नहीं किया जाता है, सिर्फ कैलसी ठीक है। चलेगा क्वेश्चन के लिए, और याद करने के लिए अपना मुंह चलेगा, ठीक है? हाँ मतलब कंसेप्ट पे लिखने नहीं है, याद हाँ करने। हाँ और मैम जो highlight रूरल, करो। हाँ हाँ मैम जो रूरल लैंड वाला आपने लास्ट में पॉइंट बोला, रूरल लैंड अगर सिक कंपनी ट्रांसफर कर रही है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। कोई भी तरह रूरल, की लैंड सिक कंपनी ट्रांसफर करे, ट्रांसफर नहीं है। चाहे वो बस अर्बन लैंड बीमार हो या होनी रूरल चाहिए, लैंड। कंपनी बीमार होनी चाहिए, उस पीरियड में ट्रांसफर करना चाहिए, और वर्कर्स मैनेज करने चाहिए उस लैंड को, सारी एनी कंडीशन। लो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, ठीक है? मैम